ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं किससे पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना है तो सबसे पहले अपने समझना पड़ेगा किसके बारे में, एरिया वेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, तो देखो एरिया वेक्टर मतलब कोई भी सरफेस, कोई भी प्लेन, कोई भी शेप है, उस सरफेस या उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन को अपन बोलते हैं क्या पता है, एरिया वेक्टर। मतलब कि एरिया का डायरेक्शन बोलते हैं। तो एरिया का डायरेक्शन देखना है, क्या देखना पड़ेगा अपने को बताओ, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, तो जैसे कि मान के चलो ये एक सरफेस है बच्चे, ये क्या है, एक सरफेस मतलब एक प्लेन है, ये क्या है, प्लेन है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो ऐसा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको बोलोगे क्या, एरिया वेक्टर। इस परपेंडिकुलर लाइन को बोलोगे क्या, एरिया वेक्टर। तो एरिया तो एक्चुअल में एरिया का मैग्नीट्यूड ये होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड ये होगा, बट इसका जो डायरेक्शन है एरिया का वो क्या होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि मान के चलो ऐसा अजीबोगरीब शेप है, ठीक है, कुछ भी शेप। अब इस शेप का मेरे को एरिया वेक्टर निकालना है तो बच्चों मैं इसका मैं छोटा सा टुकड़ा लूंगा, क्या लूंगा, छोटा सा टुकड़ा। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा है वो प्लेन की तरह दिखेगा, किसकी तरह दिखेगा, ये प्लेन, प्लेनर बॉडी लगेगा। तब यहां पर इस सरफेस का एरिया निकालूंगा तो इसके परपेंडिकुलर ऐसा लाइन खींचूंगा, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द एरिया, एरिया वेक्टर होगा। या फिर यहां पे तुम लोगे, यहां पे लोगे तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ऐसा, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ये एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर समझ में आ रहा होगा। तो देखो इस टाइप का एक शेप ले लिया मैं, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर टाइप का बोल सकते हैं। देखो ये सरफेस का एरिया क्या होगा, ये सरफेस का एरिया इधर होगा, देखिए ऐसा हो कि नहीं होगा, ये क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा इसके सरफेस। ये कौन सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, इसको परपेंडिकुलर हो कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखो तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। यहाँ देखो तो इधर होगा, इसके परपेंडिकुलर। समझ रहे हो, यहाँ देखो इधर होगा। देखो यहाँ पे सबको देखो अलग अलग डायरेक्शन है, बट सरफेस के सब क्या है बताओ, परपेंडिकुलर। सरफेस क्या है, सब परपेंडिकुलर इस टाइप। ये सब क्या है बताओ, एरिया वेक्टर। अब समझ में आया एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर मतलब सीधी सी बात है, कोई भी प्लेन बॉडी है या फिर क्लोज बॉडी है या फिर सरफेस है, उसका परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन होता है किसका, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। एरिया का डायरेक्शन होगा बोलो या एरिया वेक्टर होगा, क्लियर है बात। एरिया वेक्टर तो मेरे को समझ में आ गया, ठीक है, एरिया वेक्टर मेरे को समझ में आ गया, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पे अपन इसके बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या आपने पता ही नहीं। तो यहाँ पे वर्ड देखा जाए इलेक्ट्रिक तो अपने समझ में आता है, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से अपना वर्ड समझ में आता है इलेक्ट्रिक से। लेकिन यहाँ पे जो फ्लक्स है उसका मतलब अपने समझ नहीं आता। तो फ्लक्स का मतलब होता है बच्चों फ्लो, फ्लक्स का मतलब होता है एक हिसाब से फ्लो, किसका फ्लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फ्लो, ठीक है। तो किसी सर्टेन एरिया से, किसी सर्टेन एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स का मतलब समझ में आया, फ्लक्स का मतलब सीधी बात है फ्लो। तो बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या बोल सकते हो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक। लेकिन थोड़ा सा अपने को देखा जाए तो ऐसे फ्लो करते हुए नहीं दिखता, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं बोलता हूँ इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, दिख तो नहीं रहा फ्लो करते हुए। वो जैसे चार्ज फ्लो करता है समझ में आता है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रहा है ऐसे बोलना अपने को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे इसका वर्ड अपन ऐसे बोलते हैं क्या, कि नंबर ऑफ, जैसे कि यहाँ बोला सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताते जाता हूँ, देखते जाओ। मैं क्या बताया सबसे पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या बताया, इलेक्ट्रिक का मतलब बताया इलेक्ट्रिक फील्ड है, फ्लक्स मतलब बता दिया यहाँ पे फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का किसी सर्टेन एरिया से फ्लो करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सर्टेन एरिया से फ्लो करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो चलो आप बताए उसके हिसाब से समझ में आ गया, बट थोड़ा सा दिमाग में इसका इमेजिनेशन नहीं बन रहा है कि इमेजिन कैसे करें इसको। तो देखो इसको इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, एक शेप लेता हूँ। अब बच्चों ये मान के चलो ये एक शेप, ठीक है, एक सर्कुलर शेप है। अभी सर्कुलर शेप है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास करना है। अब देखो ये एक एरिया हुआ कि नहीं हुआ बताओ, इस सरफेस का बिल्कुल हुआ। अभी सरफेस से परपेंडिकुलर जा रहा है, नहीं जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, पास कर रहा है, ऐसा चिरते हुए जा रहे हैं। अब ऐसा पास कर रहा है, ये दोनों फील्ड लाइन इससे पास कर रहा है क्या, नहीं पास कर रहा है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं किसको बोलूंगा, ये दोनों लाइन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं कर रहे। तो मैं क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं जो सर्टेन एरिया से पास करता है, सर्टेन एरिया से पास करता है। कैसा पास करता है? परपेंडिकुलरली पास करता है या नॉर्मली पास करता है, परपेंडिकुलर या फिर नॉर्मली पास करता है। किससे? किसी सर्टेन एरिया से। तब उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। समझ में आया बात? तो यहाँ पे देखो, ये वाला फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है बताओ? इस एरिया से क्या कर रहा है? पास कर रहा है। अब इस एरिया से पास कर रहा है चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसलिए ये चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा। बट ये दोनों नहीं बनाएगा। ठीक है? तो किसी सर्टेन एरिया से परपेंडिकुलरली पास करने वाला जो फील्ड लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, तो वही क्या बनाता है बताओ? तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है। अब थोड़ा इमेजिन कर पाओगे? अब देखो, इस सरफेस से ऐसे भी पास कर सकता था लाइन। कैसे? ये फील्ड लाइन ऐसे पास कर रहा है, नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो देखो, ये जो फील्ड लाइन पास कर रहा है वो क्या कर रहा है बताओ? परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। ये अलोंग द सरफेस जा रहा है। अलोंग द सरफेस मतलब पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल टू सरफेस है, या अलोंग द सरफेस बोलो। सरफेस से होते, जैसे कि देखो यहाँ पे है ना, जैसे कि मेरा ये है ना हथेली है, यहाँ से तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसे पास कर रहा है, ऐसे पास कर रहा है, क्या हो गया? परपेंडिकुलरली। अब ऐसे पास कर रहा है तो अलोंग द सरफेस हो गया। कैसा हो गया? अलोंग द सरफेस हो गया। अलोंग द सरफेस जा रहा है ऐसा, तब बच्चों ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। क्या देगा पता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे 0। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूं कितना है? 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास किया तो मैं इसको 4 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। 4 तो नहीं होगा, तब भी इसमें बोल दिया 4। ठीक है? लेकिन यहाँ पे 4 क्यों 4 बोला? क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास कर रहा है, इसलिए मैं 4 टाइम बोल दिया, सीधी सी बात। लेकिन यहाँ से जो पास कर रहा है वो सरफेस के अलोंग पास कर रहा है, ना कि परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। जो परपेंडिकुलरली पास करता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाता है, और जो अलोंग द सरफेस जाता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाता। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हम बताओ? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? है ना, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नाम से हो जाएगा। तो एक समझ में आ गया होगा तुम लोग को, मस्त तरीके से डेफिनेशन याद हो जाएगा तुम लोग का। क्या ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं? तो क्या बोलोगे? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली, पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आया? अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है? अब फिजिकल क्वांटिटी है, सीधी सी बात है, इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। इसका फॉर्मूला को समझने के लिए थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। तो देखो बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं इन सबको। अब तुम लोग को एक बात दिमाग में आ रहा होगा, क्या? कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप बताए वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर पास कर रहा है, और एक बार बताए उसके अलोंग पास कर रहा है। ऐसे पास करेगा तो ये मान चलो ऐसा है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचता हूं तो देखा जाए इससे थीटा एंगल से पास कर रहा होगा तो सर ये लाइन जो बनाया है, ये लाइन कौन सा लाइन है? ये एरिया वेक्टर है बच्चों। एरिया वेक्टर देखो, ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये सरफेस को ऐसा मैं मिला दूं ऐसा लाइन से, ये सरफेस का इसको डायमीटर को ऐसा मिला दिया मैं सर्कुलर का, तो इससे ये जो परपेंडिकुलर गया है वो है क्या? एरिया वेक्टर। जस्ट नंबर है, एरिया वेक्टर होगा। अब ये एरिया वेक्टर है और ये क्या है बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया वेक्टर से कितना एंगल बनाया है बताओ? थीटा एंगल बनाया है। क्या बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। तब मैं यहाँ पे बोलूंगा तुम लोग से, क्या बोलूंगा कि भैया ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कुछ एंगल में चले गया, तब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बोलोगे? तब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बोलोगे? जैसे कि मैं बोला था बच्चों, यहाँ पे ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलरली पास किया तो यहाँ फ्लक्स बनेगा, और जो फ्लक्स बनेगा, ठीक है, और जहाँ पे इसके अलोंग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस सरफेस के अलोंग जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स 0 होगा, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स जो होगा वो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है तो 3 के इक्वल आएगा। ऐसा समझ में आया? बट ऐसे जाएगा तो क्या होगा सर? तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका 2 कंपोनेंट होगा। जानते हो मैं क्या बताया हूं? कोई भी वेक्टर क्वांटिटी ऐसा एंगल बनाया रहता है तो उसका 2 कंपोनेंट आता है, एक नीचे आता है r cos थीटा और ऊपर जाता है r sin थीटा। कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी बोला, जैसे कि आपने ऐसे करके फ्लक्स है, ऐसा ये फ्लक्स है और ये एंगल थीटा है, तो फ्लक्स को इधर 5 cos थीटा ऐसा बोलोगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, वेक्टर का होता है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे r cos थीटा और इधर जाएगा r sin थीटा। तो देखो यहाँ पे E जो है इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर आएगा E cos थीटा और एक इधर जाएगा E sin थीटा। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। तो अब एक बात देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 कंपोनेंट में टूट गया, एक E sin थीटा और एक E cos थीटा। तो बच्चों जो E sin थीटा है वो क्या है? जो E sin थीटा है वो क्या हो गया बताओ? अलोंग दी सरफेस के अलोंग हो गया।
और जो ई cos थीटा है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हो गया। तब जस्ट मैं कंसेप्ट बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा, तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा वो क्या ई साइन थीटा होगा? नहीं, ई साइन थीटा तो अलोंग द सरफेस है, ये बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो बनाएगा कौन? तो बनाएगा अपना कौन? ई cos थीटा बनाएगा। तो ई cos थीटा यहां पे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने वाला है। तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यदि किसी सरफेस के एरिया वेक्टर से कुछ एंगल पे जा रहा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के एरिया वेक्टर से कुछ एंगल पे पास कर रहा है, तब उसका अपन दो कंपोनेंट लेंगे और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ई cos थीटा वो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा और ई साइन थीटा यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। इतना बात क्लियर हुआ? अब देखो बच्चों, थोड़ा बात करते हैं और ये समझ में आ गया। अब जैसे बच्चों मान के चलो ऐसी पास कर रहा है तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसा पास किया और ये ऐसा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाया बताओ? 1 2 3 4 5 6। इसमें बच्चों कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है? 1 2 3 4, 4 पास कर रहा है। ये पास नहीं कर रहा है, ये पास नहीं कर रहा है। अब देखो ये सरफेस है, ठीक है सर, इस सरफेस का एरिया छोटा था। अब इस बार इस सरफेस के एरिया में क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। तो 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करेक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि एरिया छोटा था इसलिए यहाँ पे 4 लाइन जा रहा था। इसका एरिया ऐसा बड़ा कर देंगे, इसका एरिया ऐसा बड़ा कर देंगे तो 100% पूरा लाइन चले जाएगा। तो एक बात बताओ, जितना क्या डेफिनेशन क्या बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेस परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे एक बात बताओ, ये वाला छोटा वाला सरफेस में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है? 4। लेकिन ये बड़ा वाला सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है बताओ? 6। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज्यादा होगा? बड़ा वाला सरफेस का होगा कि छोटा वाला सरफेस का होगा? बड़ा वाला सरफेस का होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पे ज्यादा जा रहा है। समझ गए बात को? मतलब कि एक बात मेरे को पता चल गया, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है बताओ? एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा। एरिया कम हो गया, देखो एरिया कम कर दिया, ये एरिया कम कर दिया। अब एरिया कम कर दिया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है? 1 और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। और एरिया बड़ा कर दिया तो 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। तो देखो एरिया कम करने से फ्लक्स कम हो कि नहीं होगा, और एरिया ज्यादा करने से फ्लक्स ज्यादा हो कि नहीं होगा। मतलब सीधी सी बात है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करता है बताओ? एरिया वेक्टर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एरिया वेक्टर डिपेंड करता है। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। अब एक और बात देखो बच्चों, एरिया डिपेंड करता है, मेरे समझ में आ गया। मैं इस बात को यहां पे लिख दे रहा हूं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, जिससे उसका फ्लक्स उतना बढ़ जाएगा। एरिया जितना कम होगा उतना कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास करेगा, जिससे उसका फ्लक्स कम हो जाएगा। मतलब ये समझ में आ गया, जो फ्लक्स होता है वो एरिया क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये पता चल गया? अब चलो देखते हैं अपन, ये समझ में आ गया कि जो फ्लक्स होता है एरिया क्या होता है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर क्या होता है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होगा? अब देखो मैं अब एरिया क्या करता हूं बच्चों? एरिया को फिक्स कर दिया। एरिया क्या कर दिया बताओ? फिक्स कर दिया। देखो यहाँ पे इससे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कराया 1 2 क्या करा दिया? 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है बताओ? 3। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसके नाम से यहाँ फ्लक्स होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सेम साइज का मैं यहाँ पे एक बार और लेता हूँ एरिया, है ना? सेम एरिया यहाँ भी लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करूंगा, देखो एक बात बताओ, यहाँ फ्लक्स कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? 6। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बताओ? 3 कम। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है बताओ? ज्यादा। कितना है? 6। एक दोनों में फर्क क्या है बताओ? इन दोनों में ये फर्क है कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का गैप जो है यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है बताओ? कम है। इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ पे ये पता चल रहा है ये सेपरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और सेपरेटेड या डिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं बताओ? वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक होते हैं। किसके कंपेयर में? क्राउडेड के कंपेयर में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है? क्राउडेड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्राउडेड मतलब पास पास है एकदम, इसके कंपेयर में। तो यहाँ पे दूर दूर होने के नाम से यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यहाँ पे पास पास होने के नाम से यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है कि यहाँ पे ज्यादा है? यहाँ पे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पे 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इस नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल सर, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ से मेरे ये समझ में आ गया कि ये जो फ्लक्स है यहाँ पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके। देखो यहाँ पे एरिया इसका है, इस सरफेस का भी एरिया क्या है? ए है। दोनों सेम है, बट इन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है, यहाँ फ्लक्स कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है। और जहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, वहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वो खासकर क्राउडेड से बात करेंगे। यहाँ पे कम नंबर क्यों है पता है? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंट है, सेपरेटेड है।
और यहाँ पे है ना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों है? क्योंकि ये क्या है बताओ? क्राउडेड। मतलब कि जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे फ्लक्स कम होगा, और जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां फ्लक्स ज्यादा होगा। समझ में आ गया सर? मतलब कि जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम्हें क्या समझ में आ गया? जो फ्लक्स है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ज्यादा या कम होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा या कम होगा। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा या कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा या कम होगा। इतना बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। यहां से मैं एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं। अब देखो बच्चों, मान चलो ये दोनों केस तो समझ में आ गए। तो क्या था बताओ? ये सरफेस के परपेंडिकुलर वाला केस था। सरफेस के परपेंडिकुलर वाला केस था। लेकिन ये तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो सरफेस के सिर्फ परपेंडिकुलर जा रहा है। यहाँ से मैं तो सिर्फ उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता सकता हूँ जो परपेंडिकुलरली जा रहे हैं। यहाँ पे इसी को बता सकता हूँ, इसी लिए आएगा। लेकिन इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो जा रहा है यहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए जा रहा है, उसके लिए क्या करूंगा? तो मैं एक ऐसा केस लेता हूं जिस केस से वो चाहे परपेंडिकुलरली जाए, चाहे अलोंग द सरफेस जाए, चाहे कुछ एंगल में जाए, चाहे 30 डिग्री में जाए, चाहे 60 डिग्री में जाए, चाहे 45 डिग्री में जाए, किसी भी एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, उन सब के लिए मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सेम। तो उसके लिए बच्चों मैं यही वाला केस लूंगा। तो इस वाले केस में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन सा बताओ? ई कॉस थीटा। देखो ना, ई साइन थीटा अलोंग द सरफेस है और ई कॉस थीटा क्या है? परपेंडिकुलर सरफेस है। तो परपेंडिकुलर टू सरफेस जो है ई कॉस थीटा, ये क्या हो गया बताओ? जनरल केस। क्यों? क्योंकि ई कॉस थीटा है बच्चों, मान चलो थीटा 0 हुआ तो यहां 0 डालोगे कितना हो जाएगा? cos 0 1। cos 0 1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। यहां मान चलो 30 डिग्री है तो cos 30 डाल दूंगा तो कितना आ जाएगा बताओ? इसका वैल्यू √3/2। ये क्या हो जाएगा? √3/2 ई। यहां मान चलो ये 60 डिग्री है तो 60 डिग्री डाल दिया, यहां पे कितना आ जाएगा? 1/2। ये 1/2 ई हो जाएगा। यहां पे 90 डिग्री आ गया तो 90 डिग्री आएगा तो यहां पे 90 डालूंगा क्या हो जाएगा? cos 0, जिससे क्या हो जाएगा बताओ? 0। तो हर एक केस के लिए यहां पे मेरा आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह मैं ई कॉस थीटा की जगह डालता हूं बच्चों। यदि कुछ एंगल में आया तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ई कॉस थीटा के, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ना कि अलोंग द सरफेस। यहाँ पे फ्लक्स इसके किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एरिया के, और किसके बताओ? ई कॉस थीटा के। मतलब फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया वेक्टर पे, फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, फ्लक्स डिपेंड करता है किस एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया वेक्टर से पास कर रहा है। ठीक है सर? तो मेरे क्या समझ में आ गया? मेरे को ये समझ में आ गया कि मान के चलो ये सरफेस है, ये एरिया वेक्टर है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा पास कर रहा है कितना एंगल में? थीटा एंगल में। तब यहां पे इसका दो कंपोनेंट होगा, ई साइन थीटा, और इधर क्या आएगा? ई कॉस थीटा। तब ये जो फ्लक्स होता है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये जो फ्लक्स होता है ई कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधी सी बात है, जो फ्लक्स होता है एरिया पे डिपेंड करता है, और जो फ्लक्स होता है वो ई कॉस थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली कंपोनेंट पे क्या करता है बताओ? डिपेंड करता है। अब इन दोनों को जब एक साथ लिखते हैं बच्चों, ये हो जाता है फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाता है? ई ए कॉस थीटा। तो सर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिए आप, नहीं डिपेंड करता है, उससे सबसे बताया, हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट जाएगा, उस कांस्टेंट का वैल्यू 1 ले लिए। ठीक है, 1 आता है, इस नाम से फॉर्मूला आता है। ठीक है, यहां पता चल गया ये जो फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये फाई बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ? फाई। ठीक है, जैसे अपना एबीसीडी होता है वैसे ये फाई साइन ईटा पथरा सब हो जाएगा। समझ गए बात को? ये ग्रीक वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू हो जाता है ई ए कॉस थीटा होता है। अब बच्चों इसी को इन वेक्टर फॉर्म लिखूं मैं, इन वेक्टर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? तो सर ये फाई तो आप बोले थे अभी जस्ट वेक्टर फॉर्म नहीं होता, नहीं बोला हूँ तभी बोल देता हूँ। ठीक है, कि जो फाई होता है वो वेक्टर नहीं होता। फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वेक्टर नहीं होता, वो स्केलर होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो सर इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? देखो बच्चों, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर होता है। तो दो वेक्टर का यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ मैं? डॉट प्रोडक्ट, जिससे ये क्या आएगा? स्केलर। तो फाई ई इज इक्वल टू, इसको लिखूंगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में देखो डॉट प्रोडक्ट में है, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके सर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? देखो यहाँ पे ई और ए है, थीटा का कोई यूनिट नहीं हुआ, तो ई का क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। सबको मिला के लिखेंगे क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? उसका डायमेंशन फॉर्मूला लाना है, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो बच्चों, न्यूटन मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, और कूलम मतलब होता है एम्पियर सेकंड। सबको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? किलोग्राम मीटर का इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, और यहाँ पे एम्पियर है, और सेकंड स्क्वायर का सेकंड से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा? सेकंड। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे क्या होगा? देखो किलोग्राम कितना है? 1,
मीटर कितना है 3, फिर टाइम कितना सेकंड 3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3, फिर एम्पियर आता है तो एम्पियर कितना है यहाँ पे 1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, तो मिल गया डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है m1l3t-3a-1। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला रट्टा मारने से बेहतर होता है निकालना, इसीलिए 11th क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आप जितना कुछ बताए इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम क्रिस्टल क्लियर है, अपने समझ में आ गया। बस यहाँ मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस, नॉर्मली बोलो या परपेंडिकुलरली बोलो। नॉर्मली मतलब ऐसे ऐसे वाला नॉर्मल नहीं है, परपेंडिकुलर वाला। परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नोट करना बच्चों, कर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 6i k + 3i k + 4k कैप, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस ऑफ एरिया 20 यूनिट इन YZ प्लेन, इन YZ प्लेन। मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ दिया है, मतलब मेरे गिवन क्या है यहाँ पे, मेरे गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिया है 6i कैप + 3j कैप, ये j है ना, i ही दिख रहा है, + 4k कैप। ठीक है सर, एंड जो मैग्नीट्यूड है एरिया वेक्टर का वो कितना है 20 है ना, यूनिट दिया है। ठीक है सर, और कहां पे है बताइए, YZ प्लेन। अब समझाते हैं तुमको थोड़ा सा। ये तुम्हारा x एक्सिस, y एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। तो देखो ये प्लेन ऐसा रखा है, ये प्लेन किसमें है बताओ, XY प्लेन में। किसमें है, ये प्लेन इसमें रखा है, ये प्लेन किसमें है बताओ, ये XY प्लेन में है ना, XY प्लेन में है। और किसमें बताओ, ZX बोलो या XZ प्लेन, जो बोलो इसमें है। और ये प्लेन को ऐसा रख दिया यहाँ पे, तो किसमें आ गया बताओ, YZ प्लेन में आ गया। तो प्लेन कहाँ पे है बताओ, YZ में, मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इसमें। एक्स डायरेक्शन को मैं बच्चों आई कैप लेता हूँ, वाई डायरेक्शन को मैं जे कैप लेता हूँ, और जेड डायरेक्शन को मैं के कैप लेता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों ये YZ प्लेन में ऐसा रखा है, तो जेड कैसा है, ऐसा। जेड कैसा है, ऐसा। ठीक है, जेड कैसा है, ऐसा, बिल्कुल सर। और ये प्लेन मान के चलो, अब ये प्लेन को ऐसा रख दिया मैं, ये प्लेन को रखा किसमें आ गया, प्लेन बताओ YZ प्लेन में आ गया। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये सरफेस तुमको इधर दिख रहा है, ये सरफेस तुमको इधर दिख रहा है, दिख रहा है सरफेस। अब इस सरफेस का क्या होता है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर। तो सरफेस का परपेंडिकुलर देखो, तो रुको दिखाते हैं। तो सरफेस का परपेंडिकुलर ये हुआ कि नहीं, ये डायरेक्शन कौन सा है, मतलब आई कैप। कौन सा डायरेक्शन है, आई कैप। समझ में आया बात। तब एरिया वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मैग्नीट्यूड लिखता है और साथ में डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप। कौन सा है, आई कैप। समझ में आया बात। तो सर हम ये वाला सरफेस लेते पीछे आ जाता, हाँ पीछे आता तो माइनस आई कैप होगा, क्योंकि हमेशा अपन पॉजिटिव वाला लेते हैं। ठीक है, बाकी ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके सर। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, मेरे को एरिया वेक्टर मिल गया यहाँ पे। अब मेरे को पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मेरे को पता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, तो किसकी इक्वल आ जाएगा बताओ, वेक्टर ई डॉट वेक्टर, यही होता है ना, यस सर। तो ई का लिखो वैल्यू कितना है, 6i कैप + 3j कैप + 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट किसका है बताओ, 20i कैप। अब जानते हो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई कैप का सिर्फ आई कैप के साथ होता है, बाकी सब 0 हो जाता है, बाकी सब 0 हो जाता है। तो सीधी बात है, 6 का 20 से कितना आएगा 120, और आई कैप का आई कैप से वो कितना आएगा 1। तो फ्लक्स कितना आएगा 120 यूनिट्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे SI यूनिट दिए ही नहीं है यहाँ पे, है ना। और यूनिट की जगह क्या आएगा, फ्लक्स का जानते हैं अपन, SI यूनिट यदि रहता तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट, ये जानते हो अभी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आंसर आता है। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए पूरा। तो देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं ये गिवन था उसको लिख दिया, तुम भी यही काम करते, ये वैल्यू दिया उसको भी लिख दिया, तुम भी यही काम करते। उसके बाद जो ये YZ प्लेन दिया है ये तुमको समझ नहीं आ रहा था, YZ प्लेन समझ नहीं आ रहा था, तो देखो मैं उसके लिए एक डायग्राम बनाया, है ना, एक्स के, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस वाला, और उसके बाद मैं प्लेन को समझाया तुमको। अब उस प्लेन को समझने के बाद तुमको डायरेक्शन तुरंत पता चल गया, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। यहाँ पे फिजिक्स का कभी भी तुमको क्वेश्चन लगाना है तो बिना डायग्राम या बिना उसके, है ना, ग्राफ के तुम नहीं सॉल्व कर सकते। तुमको यहाँ पे एक उसका रफ डायग्राम होना चाहिए, रफ डायग्राम हो गया तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। रफ डायग्राम हुआ तो डायग्राम में ही पता चल जाना है क्या क्या करना है, क्या पूछना है, डायग्राम बता देता है ऐसे करना है। और डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। इतने बुद्धिमान कैसे होते हैं भाई फिजिक्स के स्टूडेंट लोग, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, समझ रहे हैं। ओके 2 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको भी समझते हैं अपन। तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में देखोगे तो ये बोल रहा है एक सर्कुलर प्लेन शीट है, ठीक है, जिसका बच्चों रेडियस दिया है तुमको, जिसका रेडियस दिया है कितना तुमको, 10 सेंटीमीटर। ओके सर, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और मैंने क्या दिया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, कितना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बताओ, 60 डिग्री विद द फील्ड। ठीक है सर, तो क्या बोला है, थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, पढ़ने के ऊपर ही है सवाल का बनना, नहीं तो ऐसे बनाओगे, देखो क्या दिख रहा है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ई का वैल्यू इतना, आर का वैल्यू इतना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें आर रखे, फिर फ्लक्स निकालोगे, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, ई ए cos थीटा, है ना, तो फिर ई का वैल्यू इसको रख दोगे यहाँ पे, ए का वैल्यू यहाँ से निकालोगे उसको रखोगे, और थीटा जहाँ क्या रख दोगे 60 डिग्री, और तुम लोग लाओगे आंसर, लाने के बाद तुम आंसर लिख दिए, और आग देखते हो एकदम कॉन्फिडेंस साथ, ये 3 नंबर का आया है, जब आग देख रहे हो 0 नंबर पाए हो इसमें, अब दिमाग खराब हो जाएगा। फॉर्मूला मैंने सही रखा, ई का वैल्यू सही रखा, ए का वैल्यू सही रखा, थीटा का भी जो दिया है वही रखा, फिर मेरे को मार्क्स नहीं मिला। तो बच्चों ये फॉर्मूला के चक्कर में होता है कि आदमी जो फॉर्मूला घटा रहता है ना, फॉर्मूला लगाओ आंसर आए, फॉर्मूला लगाओ आंसर आए, नहीं भाई कंसेप्ट लगाओ आंसर आएगा, फॉर्मूला लगाने से आंसर नहीं आता, कंसेप्ट लगाने से आंसर आता। तो कंसेप्ट का ही यहाँ पे क्या है बताओ, कमी था, फॉर्मूला में डायरेक्ट रखोगे तो गलत है, कंसेप्ट का कमी था, जो फॉर्मूला बना है जिस कंसेप्ट से वो कंसेप्ट लगाओगे तब जाके आंसर आएगा। देखना ये 60 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, इसको डिसाइड करने के लिए क्वेश्चन को समझना है। तो क्या बोला है, अ सर्कुलर प्लेन शीट, है ना, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। तो सर्कुलर प्लेन को अपन रखे हैं किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे रखे हैं, वो जो सर्कुलर प्लेन है, जो सर्कुलर प्लेन शीट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो सर्कुलर प्लेन शीट 60 डिग्री बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा है, सर्कुलर प्लेन शीट बना रहा है। समझते हैं इसको थोड़ा सा, देखो तो ये रहा बच्चों यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है सर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये सर्कुलर प्लेन शीट को मैं ऐसे रखूंगा, देखो ये ऐसा, मतलब यहां से एक ऐसा डायमीटर बनाओ, ये जो इसका डायमीटर है वो इसके साथ बना रहे हैं कितना, 60 डिग्री, समझे, ऐसा है, ठीक है सर। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये सर्कुलर सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसके परपेंडिकुलर किधर आएगा, इधर आएगा कि नहीं आएगा, इसका सरफेस का परपेंडिकुलर इधर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, इधर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ये क्या है, एरिया वेक्टर। तो इन दोनों को मिटा देता हूं बच्चों, इन दोनों को मिटा देता हूं, बस यहां पर को रखूंगा। तो देखो ये वाला जो लाइन है वो क्या है, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये एरिया वेक्टर हुआ, है ना, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो फॉर्मुला मैं यूज करता हूँ बच्चों फ्लक्स का, ई ए cos थीटा, यहाँ पे जो थीटा होता है वो कौन सा एंगल होता है, तो वो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा और एरिया वेक्टर ये, तो इनके बीच का एंगल ये है, ना कि ये, तो 60 डिग्री नहीं आ गया यहाँ पे, कौन आएगा, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना आएगा, तो देखो टोटल कितना है 90, टोटल कितना है 90, इसमें ये कितना है 60, तो बचा कितना 30, कितना बचा 30, 30 60 90 होगा ना। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा बताओ, 30 डिग्री। इस तरीके से अपन फ्लक्स निकालेंगे इसका, है ना। अब फ्लक्स निकालेंगे, है ना, तो फ्लक्स निकालने से पहले यहाँ पे एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया तुमको बच्चों, 10 सेंटीमीटर, है ना, आर का वैल्यू कितना दिया 10 सेंटीमीटर। यहाँ पाई रख देते हैं, 10 सेंटीमीटर मतलब कि 10 × 10⁻² मीटर, तो 10 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर आएगा। अब देखो, अब फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स तो फाई इक्वल टू ई ए cos थीटा। तो ई का वैल्यू कितना है, तो 5 × 10⁵। ए कितना है, ये पाई इंटू 10 × 10⁻² का स्क्वायर है। उसके cos थीटा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा 30 डिग्री। अब रखोगे 60 डिग्री, तो देखो कंसेप्ट से 30 डिग्री आया कि नहीं आया, ये कंसेप्ट था जो डेफिनेशन से फॉर्मुला लाए थे उस कंसेप्ट से, और डायरेक्ट फॉर्मुला लगाओगे, वैल्यू देखोगे और रख दोगे तो खत्म। सोच समझ के रखा जाता है, एग्जामिनर इसे ही खेलता है। बच्चों का मार्क्स कहां से काटे, यहां से काटे, ऐसे बोलते हैं। तो देखो 5 पाई का वैल्यू कितना होता है जानते हो, 3.14 होता है। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का पावर 5 है, इसको लिख देते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर ही लिखो ना, और इसका डबल कितना हो जाएगा -4, और cos 30 कितना होता है √3/, यही होता है ना। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आंसर आएगा जो भी 5 × 3.14 √3/2 ऐसा आएगा। और 10 का पावर कितना है 5 और 2 7, 7 में से 4 घटे कितना बचेगा 3। तो जो भी आएगा इसका आंसर उसको लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो भी आंसर आएगा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मैं बस कॉन्सेप्ट बताना चाहता था यहाँ पे। ओके, नोट करना है कुछ, हाँ माइक देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आर Ex = EI कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताओ,
इस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन। ई आई का मतलब यही होता है, ये डायरेक्शन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, इस क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। साइड ऑफ द क्यूब इज ए, ए इसका साइड है, ए सब साइड कितना होगा, ए, क्यूब का सभी साइड इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है बच्चों। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, एक बात देखो, यहाँ पे कितना सरफेस होता है क्यूब में, क्यूब में कितना सरफेस होता है, 6। देखा जाए तो ये एक सरफेस है ऊपर, समझ रहे हो, ये ऊपर एक सरफेस है, सरफेस 1 ले देता हूँ, ये दूसरा सरफेस है, ये सरफेस 2 है ना, ये पीछे वाला सरफेस है, इधर जा रहा होगा सरफेस 3, ये नीचे वाला सरफेस 4, ये पीछे वाला सरफेस है सरफेस 5 है ना, सरफेस 5, ये वाला सरफेस है, ये बाहर वाला यहाँ पर को इधर होगा, ये सरफेस 6। देखो ना, ये आगू पाछू 2, ऊपर नीचे 2, इधर और इधर, आगे पीछे हो गया। जैसे कि ये बॉक्स ही है, देखो यहाँ पे ये क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है लेकिन क्यूब मानो, ठीक है। तो एक सरफेस ये हुआ, एक सरफेस ये हुआ 2, एक 3, ये 4, ये 5, और ये पीछे हुआ 6 सरफेस है बच्चों। यहाँ पे फ्लक्स देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूंगा यहाँ बच्चों, तो फाई किसके नाम से होगा, एक फ्लक्स होगा सरफेस 1 के नाम से, एक फ्लक्स होगा सरफेस 2 के नाम से, एक फ्लक्स होगा सरफेस 3 के नाम से, एक फ्लक्स होगा सरफेस 4, सरफेस 5 और एक और सरफेस 6। यस सर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्लक्स क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। देखो सरफेस 1 का देखो, सरफेस 1 किधर है बताओ, ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताओ, इधर, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बताओ, 90 डिग्री। देखो ना, सरफेस 1 ऊपर जा रहा है, एरिया वेक्टर इसका किधर जा रहा है, ऊपर, एरिया वेक्टर मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, ऊपर, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ क्या आएगा 90। वैसे देखो सरफेस 2 का, तो सरफेस 2 किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, दोनों का डायरेक्शन क्या है, पैरेलल, पैरेलल मतलब एंगल कितना आएगा, तो ई ए एंगल कितना आएगा, cos 0 आएगा। तो वैसे सरफेस 3 का देखो, तो सरफेस 3 का क्या होगा देखो, तो सरफेस 3 किधर है, इधर, अब इधर मतलब सरफेस कौन सा वाला सरफेस से बात कर रहा है, ये सरफेस पीछे वाला से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर, अब एरिया वेक्टर किधर है, सरफेस 3 का पीछे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस, दोनों बीच में एंगल कितना है 90, कितना है 90, तो ई ए कॉस कितना आएगा, ये 90 है ना, ये सरफेस 3 का है, ये सरफेस 2 का है, ये सरफेस 1 का है, सरफेस 4 का लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये कितना आएगा ई ए, देखो सरफेस 4 कहाँ है, तो सरफेस 4 ये नीचे वाला ले लिया हूँ, ये नीचे वाला, तो नीचे वाला सरफेस 4, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सरफेस 4 का एरिया नीचे, एंगल कितना है 90, तो ई ए कॉस 90। सरफेस 5 देखो, तो सरफेस 5 किधर है, ये पीछे, ये वाला किधर, सरफेस का एरिया इधर, सरफेस का एरिया किधर है, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आगे, तो देखो ये एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ऐसे ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, दोनों बीच में एंगल कितना बना, तो ई ए कॉस 180। फिर प्लस सरफेस 6 देखो, तो सरफेस 6 कौन सा है, ये वाला है, ये सामने वाला, ये सरफेस 6 इधर खींचा हुआ ना सामने वाला, ये सरफेस 6 इधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना है 90, तो ई ए कॉस 90। बच्चों कॉस 90 कितना होता है 0, तो कॉस 90 0 मतलब ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा, ये वाला 0 होगा। यहाँ देखो ई ए एरिया कितना होता है बताओ, क्यूब का एरिया क्या होगा, क्यूब का एरिया क्या होता है बच्चों बताओ, साइड के स्क्वायर क्या होता है, साइड के स्क्वायर होता है, और cos 0 कितना होता है 1, ये सब तो 0 0 0 0 0 0 ये, तो ई एरिया क्या होगा साइड के स्क्वायर, और cos 180 कितना होता है -1, तो -1 का ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस आएगा, अभी देखो प्लस, ये प्लस में ये माइनस में कितना आ जाएगा बताओ, फ्लक्स प्लस कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, समझ में आया। तो सभी सरफेस से निकाल दिए, तो इसको निकालने का एक चालाकी है, कॉमन सेंस ही लगा लेना, इतना लंबा लिखना नहीं है तुमको, तो क्या करो यहाँ पे, तो देखो ये सरफेस 1 इसके परपेंडिकुलर है, 0 मानो उसको लो ही मत, है ना, ये सरफेस 0 है, लो ही मत, कौन कौन सरफेस लो, जो पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो देखो ये वाला सरफेस पैरेलल है, ये वाला सरफेस पैरेलल है, ये वाला सरफेस को लो, और ये वाला सरफेस एंटी पैरेलल है, ये वाला सरफेस लो, इन दोनों को डायरेक्ट लिखो, यहीं पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। परपेंडिकुलर वाला सरफेस को लो ही मत, परपेंडिकुलर एरिया वाला सरफेस को लो ही मत, ठीक है, मिटा दो इसको। अब क्वेश्चन को फिर से लेते हैं, क्वेश्चन क्या था, E इज इक्वल टू कितना था, अल्फा इंटू एक्स पावर 1/2, और ई वाई इक्वल टू 0 था, ई जेड इक्वल टू 0 था, है ना, अरे आप लिखा था भैया अल्फा इज इक्वल टू लिखा था क्या 800 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ऐसे दिया था, और यहाँ फ्लाई दे दिया था इतना, और ए का वैल्यू दे दिया था हमारे कितना, ए इक्वल टू 0.1 मीटर बस, और यहाँ पे डायग्राम फिर से वही, ये जेड, ये एक्स, और ये हो गया वाई। ठीक है, यहाँ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है 1, इसका साइड कितना है, इतना क्लियर है, ओके सर क्लियर है,
सॉल्व करें, वीडियो चालू करें, सॉल्व करें इसको। अब देखो बच्चों, यहां पे फ्लक्स जो होगा है ना, तो पहले बात तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसमें है? एक्स डायरेक्शन में। वाई और जेड डायरेक्शन में क्या है? जीरो। तो सिर्फ किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के, अब इस लाइन को बनाओ ऐसा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ऐसा बना रहा हूं, देखो ऐसा, ये बना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन गया सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कौन सरफेस से परपेंडिकुलर गया बताओ? एक ये वाला सरफेस देखो, और दूसरा सरफेस ये वाला। बाकी सब सरफेस क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो सिर्फ दो ही सरफेस है, ये सरफेस 1 और सरफेस 2, ये दो ही सरफेस है जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली जा रहा है, मतलब दो ही सरफेस है जिसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। क्लियर बात? तो बाकी सब सरफेस का क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो दो ही सरफेस जा रहे हैं, उसे देखेंगे अपन। यहाँ पे बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैं निकालूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक होगा किसके नाम से बताओ? सरफेस 1 के नाम से, एक होगा सरफेस 2 के नाम से। अभी क्या होता है? तो ई ए कॉस थीटा, थीटा सरफेस 1 का देखो एरिया वेक्टर इधर हो कि नहीं होगा? सरफेस 1 का एरिया वेक्टर इधर होगा, या S1 लिख देते हैं, इधर होगा, है ना, एरिया ही लिख देते हैं, और इसका इधर होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है? इधर। एरिया वेक्टर इधर, दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट। यहाँ कितना आएगा? 180। और यहाँ पे ई ए कॉस, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, कितना आएगा यहाँ पे एंगल? 0। बिल्कुल आएगा सर। अब देखो फाई इक्वल टू ई का वैल्यू कितना है? देखो अल्फा इंटू एक्स पावर 1/2, और एरिया क्या होता है बताओ? तो क्यूब एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। cos 180 कितना होता है? -1। फिर प्लस देखो ई कितना दिया है बताओ? अल्फा एक्स टू द पावर 1/2, और एरिया कितना होता है? साइड का स्क्वायर, और cos 0 कितना होता है? 1। यहाँ वैल्यू ऐसे नहीं रखते बच्चों, ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं लगते वैल्यू को, वैल्यू के हिसाब से रखते हैं। देखो एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स एक्सिस का वैल्यू है। एक्स क्या है? एक्स एक्सिस का वैल्यू है। तो ये वाला जो सरफेस था, सरफेस 1 था, ये कौन सा था? ये किसका था? सरफेस 1 का। ये किसका है? सरफेस 2 का। तो सरफेस 1 में एक्स क्या आएगा? सरफेस 1 में एक्स क्या आएगा? तो सरफेस 1 का एक्स जो होगा वो सरफेस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है? वो सरफेस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस में है? तो ये रहा ओरिजिन, और इससे सरफेस 1 जो है कितना डिस्टेंस में है बताओ? कितना डिस्टेंस में है? 1। तो इस एक से यहाँ क्या आ जाएगा पता है? समझ में आया बात? यस सर। और यहाँ देखो सरफेस 2 है, तो सरफेस 2 में यहाँ पे एक्स यूज हुआ नहीं हुआ, तो सरफेस 2 कितना डिस्टेंस में है? तो सरफेस 2 ये रहा, और ये डिस्टेंस कितना है बताओ? 2 है। ए और ए कितना हो जाएगा यहाँ से? यहाँ 2 है डिस्टेंस में। इस एक्स से जो कितना है पता है? 2a का पावर 1/2, 2a का पावर 1/2। समझ में आया? यस सर। अब फाई इक्वल टू देखो, ये अल्फा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर और ए का पावर 1/2, एक पावर 1/2 एंड एक पावर 1/2। यहाँ क्या बचे बताओ? अल्फा ए स्क्वायर एक पावर 1/2, बाहर पे क्या बचा है? -1। यहाँ पे अल्फा एक पावर 1/2, ए स्क्वायर बाहर हुआ, क्या बचा बताओ? 2 का पावर 1/2, 2 पावर 1/2। ठीक है सर। अब अल्फा का वैल्यू कितना है? 800। ए का वैल्यू कितना है? 0.1, उसका क्या है? स्क्वायर। फिर यहाँ पर रखोगे ए का वैल्यू 0.1 का पावर 1/2, पावर 1/2 बच्चों मैं बोलता हूँ अंडर रूट, पावर 1/2 मैं क्या बोलता हूँ? अंडर रूट। तो -1, ये 2 पावर 1/2 मतलब क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। अब देखा जाए, इसको सॉल्व करोगे, देखो 0.1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा पता है? 0.1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 0.01 अंडर रूट 0.1, और इसको √2 - 1 लिख दो। अब देखो डबल जीरो इसको दान करोगे तो ये 1 हो जाएगा, डेसिमल खत्म, क्या बचेगा? 8। और 0.1 मतलब क्या होता है? 1/10, क्या होता है? 1/10, और ये हो जाएगा √2 - 1। एक काम करोगे, इसको 0.1 ही रहने दो, ठीक है। तो इतना क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही आंसर, यही आंसर, ठीक है। ओके, नोट करना है, मिटा दे। कैसा था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में क्या है? एक्स पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है क्या? यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स जितना बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ते जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? पोजीशन डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जितना पास करेगा, यहाँ मान चलो इस सरफेस कितना पास कर रहा है? 10, तो इस सरफेस से उससे ज्यादा पास करेगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सीधी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर का फ्लक्स कम होगा और यहाँ पर का फ्लक्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इसलिए फ्लक्स कम होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है इसलिए यहाँ पर का फ्लक्स भी ज्यादा होगा। क्लियर है? मजा आया? तो hollow cylindrical box of length 1 meter, area of cross section are 25 centimeters square, is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in figure. The electric field in the region is given by E is equals to 50x I cap, where E is in Newton per coulomb and H is in meter. और यहाँ पे डायग्राम जो दिया है उसको मैं बना देता हूँ। इधर x है, इधर y है, इधर x है। सिलेंडर को ऐसा रखते हैं, ठीक है, ऐसा रखा गया है। क्रॉस सेक्शन
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? ये सिलेंडर, ठीक है, इसको बीच से काटो तो गोल वाला पार्ट आएगा, ये गोल वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन, ये गोल वाला पार्ट क्रॉस सेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ऐसे घुसेगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुसता किससे? क्रॉस सेक्शन, उसी को क्रॉस कर, इस एरिया को क्रॉस करके जाता है, उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया था, वो डिस्टेंस दिया है यहाँ से कितना? 1 मीटर, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, ठीक है सर। और सिलेंडर का लेंथ भी दिया है, सिलेंडर बॉक्स का लेंथ जो दिया है, दिया बताओ, ये भी 1 मीटर है। अब सॉल्व करना चालू करते हैं, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करेंगे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया बताओ? 50x आ गया, ओके। एरिया तो दिया कितना? 25 सेंटीमीटर, मैंने दिया 25 सेंटीमीटर, इसको सही यूनिट लिखो कितना आएगा? तो सेंटीमीटर होता है 10 to power -2, स्क्वायर है तो इसका डबल कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, क्लियर? ओके सर, ले ठीक है। E इक्वल टू कितना है? 50x, आई कैप A इक्वल टू कितना है? 25 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है मेरे को? फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स निकलेगा बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है बताओ? आई कैप डायरेक्शन, आई कैप डायरेक्शन मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसको क्रॉस करेगा बताओ? इसको क्रॉस करेगा और यहाँ क्रॉस करेगा, ठीक है। एक और सरफेस है, एक और सरफेस देखो, सिलेंडर का 3 सरफेस होता है, एक सर्कुलर सरफेस, 2 सर्कुलर सरफेस और एक होता है ऐसा कर्व सरफेस, ठीक है। ये कर्व सरफेस होता है, ये सर्कुलर सरफेस होता है, ये भी सर्कुलर सरफेस होता है। तो ये दोनों सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा, लेकिन ये कर्व सरफेस तो ऊपर जाएगा इसका एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होने के नाम से क्या हो जाएगा बताओ? फ्लक्स 0। तो कर्व सरफेस के नाम से जो फ्लक्स आने वाला है वो क्या आने वाला है? 0, क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया है यहाँ पे। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है बताओ? किसके परपेंडिकुलरली आ रहा है? इस सरफेस के, इस सरफेस के परपेंडिकुलरली, मतलब इसका एरिया वेक्टर के अलोंग जा रहा है। ओके सर, समझ गए सर। अब देखो फ्लक्स किसके किसके नाम से होगा? तो मान लो बच्चों, इसको सरफेस 1 बोलता हूं, इसको सरफेस 2। तो फ्लक्स एक होगा सरफेस 1 का, एक फ्लक्स होगा सरफेस 2 का। तो सरफेस 1 का फ्लक्स क्या होगा? EA cos थीटा, थीटा कितना आएगा सरफेस 1 का? देखो तो सरफेस 1 का एरिया वेक्टर को पीछे होगा। अरे भाई ऐसे आगे देखोगे तो सरफेस कैसा दिखेगा? ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, तुम जिधर देखोगे उसके परपेंडिकुलर दिखेगा, और इधर आगे देखोगे इस सरफेस को कितना दिखेगा? इधर, समझ गए एरिया वेक्टर? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर है, वो उधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा? 180। और यहाँ देखो ये एरिया वेक्टर है और ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ कितना आएगा बताओ? EA cos 0। समझ आ रहा है बात इतना? यस सर। तो E कितना है बताओ? 50x, कितना है? 50x, है ना? तो x का वैल्यू क्या है? तो सरफेस 1 कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से? ये सरफेस 1 जो है ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस में, x का कितना आएगा? 1। एरिया कितना दिया है मेरे को? तो 25 × 10⁻⁴। cos 180 कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। E कितना है बताओ? 50x, कितना है? 50x, किसका है ये? सरफेस 2 का। तो सरफेस 2 कितना डिस्टेंस में है? तो सरफेस 2 है यहाँ से 2 मीटर, एक और एक कितना हो जाएगा? 2 मीटर। यहाँ पे x से कितना आएगा? 2। एरिया कितना है? ये है 25 × 10⁻⁴। cos 0 कितना होता है? 1। यस सर। अब देखो 25 का 25 मल्टीप्लाई करो, 25 5 सर कितना होता है? 125, 1 0, 10⁻⁴ माइनस में आ गए, ये प्लस में आएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? 100, ये क्या हो जाएगा? 100, इसे मल्टीप्लाई करो 2500 इन 10⁻⁴। देखो ये 2500 है, ये 1250, इसमें इसको माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे, कितना आएगा बताओ? इसका डबल ही तो होता है, तो यही आएगा। तो 1250 × 10⁻⁴, ये किसमें आएगा बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और 10⁻⁴ को इसको दोगे तो डेसिमल यहाँ पे है तो 4 के बाद जाएगा, 1 2 3 4 इधर आएगा, तो 0.1250 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आंसर। ओके, तो फ्लक्स टॉपिक समझ में आ गया? क्या बात। तो फिर अब देखने वाले हैं अपन गॉस थ्योरम। क्या देखने वाले? गॉस थ्योरम। ठीक है, कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव है बोल सकते हो इसको। कैसे सर? अल्टरनेटिव आप बोल रहे हो, इसका मतलब गॉस थ्योरम से आप कूलम्स लॉ प्रूव कर दोगे? यस, करेंगे। ठीक है, पहले जान तो ले गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम क्या है इसको समझना है तुमको, तो देखो जरा, देखो ये क्या है? ये क्या है? क्लोज सरफेस है। क्या है? क्लोज्ड सरफेस है। इसके अंदर है क्या? चार्ज। इसके अंदर है क्या? चार्ज। इसके अंदर और है क्या? चार्ज। ऐसा करते करते कितना चार्ज है? QN चार्ज है। क्या है? QN चार्ज है। ओके सर, ओके सर। तो गॉस थ्योरम ये बोलता है किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला, किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट
टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, का 1/ε0 टाइम्स होता है। क्लियर है बात? सीधा बैठो लोग हमारी। तो क्या बोला मैं? गॉस थ्योरम क्या बोलता है? गॉस थ्योरम क्या बोलता है? किसी क्लोज सरफेस से पास करने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है। इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो टोटल चार्ज, इसकी तरफ मैं लिख देता हूँ क्यू इनक्लोज्ड। ऐसा क्या होता है? 1/ε0। क्या बोला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux passing through any closed surface is 1/ε0 times total charge present in that closed surface, present inside that closed surface। ठीक है? क्या बोला? The total electric flux passing through any closed surface is 1/ε0 times total charge present inside that closed surface। क्लियर है बात? यही होता है। ओके सर, अब यह क्लोज सरफेस मान चलो बच्चों, यहां कितना है तुम्हारा? क्यू। यहां क्या है तुम्हारा? स्मॉल क्यू है। अब मैं बोलूंगा फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा? यहां लिखा Q + Q/ε0 phi = Q/ε0 phi = Q/ε0 और यहां पर लिखा phi = 0। कौन सा करेक्ट है? कौन सा करेक्ट है? ये वाला करेक्ट है ना? क्यों करेक्ट है? क्योंकि मैं क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स, ये डेफिनेशन क्या है? ये क्या है? आउटसाइड चाहे आउटसाइडर है, ये आउटसाइडर। आउटसाइडर यहाँ पे क्या कर रहा है? भजिया तल रहा है, तो इसको गलत है। यहाँ देखो आउटसाइडर को मौका दे दिया, इनसाइडर को नहीं दिया है। भाई तुम्हारे हाथ में मान चलो 10,000 है, और मैं आउटसाइडर हूँ और तुम्हारा भाई है, सीधी बात है, तुम टपक रहे हो, तो मेरे को 10,000 दोगे, तुम्हारा भाई तो धिक्कार है बोलेगा, तुम किसको पैसा दोगे? बताओ, अपने भाई को दोगे ना? क्यों दोगे? आउटसाइडर क्यों दो भाई? फायदा तो पहले मेरे भाई को मिलना चाहिए। हाँ, मेरा भाई नहीं है तो अलग बात है, फिर आउटसाइडर को अपन मौका दे। आउटसाइडर का मौका दे, जला के खा के टपक जाएंगे, लेकिन पैसा आउटसाइडर को नहीं देंगे, इनसाइडर को ही देंगे। समझ गए बात को? वैसे ये चार्ज आउटसाइडर कहां से आ गया? ये भी गलत है, आउटसाइडर को कभी मौका नहीं मिल सकता। जीरो ये कैसे हो सकता है? भाई इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज है, चार्ज है तो वहां पे जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है बात? ओके सर, तो मुझे क्या समझ में आया? मुझे ये समझ में आया कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है। गॉस थ्योरम ये बात बोलता है किसी क्लोज सरफेस से किसी इसका 1/ε0 टाइम्स होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। समझ में आया? नहीं क्या बोलोगे? Total flux passing through any closed surface is 1/ε0 times total charge present inside that closed surface। हट, इतना इंग्लिश नहीं हो पाएगा। क्या बोलता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। फ्लक्स पासिंग थ्रू any closed surface is 1/ε0 times total charge present inside that closed surface। समझे? इसी को मैथमेटिकली लिखोगे तो मैथमेटिकली हो जाएगा phi = है ना, ये हो जाएगा Q enclosed by ε0। ठीक है सर? प्रूफ करो। प्रूफ तो किया होगा ना गॉस थ्योरम? इसको बस बोल दिया क्या? भूत पकड़ लिया तो उसको एक ही बार भूत आया फ्लक्स का, बोला हले बेटा ऐसा होगा। भाई प्रूफ करना पड़ता है, कोई बात को थोड़ा मान लेता है कोई इंसान। ओके सर, प्रूफ करते हैं, इसको मिटा देते हैं इस साइड को। देखो प्रूफ ऑफ थ्योरम, तो प्रूफ बस लिखूंगे आप। ठीक है, तो मैं किसके लिए लेता हूं? क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस में कोई भी ले सकता हूं, तो सबसे बढ़िया क्लोज सरफेस होता है यहाँ पे स्फेरिकल। यहां पे लूंगा क्या? स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस।
हर एक क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है गॉस थ्योरम, हर एक क्लोज सरफेस के लिए क्या है, ट्रू है। तो स्फेरिकल क्लोज सरफेस मैं ले रहा हूं यहां पे, तो ये रहा बच्चों स्फेरिकल क्लोज सरफेस, ये क्या रहा, स्फेरिकल क्लोज सरफेस। इसके सेंटर पर रख दिया मैं क्या, एक चार्ज Q, क्या रख दिया, चार्ज Q। अब इस चार्ज Q के नाम से यहां पे हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा पास कर रहा हो कि नहीं कर रहा हो, बताओ, कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसा पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली, कैसा पास कर रहे हैं, परपेंडिकुलरली। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाएगा। तो इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है सर, होगा। कितना, इतना होगा। कैसे जाने, ऐसे जाने, देखो प्रूफ करके बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे सबसे पहले बच्चों देखो, ये इतना बड़ा सरफेस है स्फेरिकल। अब इतना बड़ा सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है मेरे को पता है क्या, नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक छोटा सरफेस लेता हूं, क्या लेता हूं, एक छोटा सरफेस लेता हूं। ये छोटा सरफेस मान के चलते हैं, इसका एरिया कितना है, डी है, कितना है, डी है। यहां से एक ठोक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है, उसको मान लेते हैं कितना, ई। कितना जा रहा है, ई, ठीक है, ओके सर। तो इस सरफेस का सरफेस एरिया भी क्या होगा बताओ, इधर ही होगा। इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, छोटा सरफेस का, इधर ही होगा, ओके सर, ठीक है। ये सरफेस बना लिया। अब एक काम करते हैं, यहां पे अपन सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या, है ना, लेट नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस डीए ऑफ एरिया डीए कितना होगा। तो फ्लक्स का डिफरेंस जानते हैं, फ्लक्स तो कितना होगा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, कॉस थीटा आएगा। तो कॉस थीटा की जगह कितना आएगा, 0। अब देखो भाई, ये छोटा सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है वो कम जा रहा है, तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है छोटा सरफेस एरिया से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। अब ऐसा छोटा सरफेस कितना होगा, यहाँ पे बहुत सारा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो एक सरफेस के नाम से इतना फ्लक्स आया, तो ऐसा बहुत सारे सरफेस है कि नहीं है, बताओ, छोटा ऐसा बहुत सारा सरफेस है कि नहीं है। तो उन सब को जोड़ दूंगा, उन सब सरफेस एरिया से जो फ्लक्स निकल रहा है उन सबको जोड़ दूंगा, तो टोटल इस स्फेरिकल क्लोज सरफेस से फ्लक्स पास कर रहा है उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो छोटा सरफेस का फ्लक्स को मैं जोड़ देता हूँ। तो छोटा फ्लक्स को जोड़ने का तरीका क्या होता है बताओ, इंटीग्रेशन। क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो नेट फ्लक्स यहाँ पे निकालूंगा, तो नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा बताओ, ई बाहर आएगा, डीए बचेगा यहाँ पे, अपॉन 0 कितना होता है, 1। और डीए का जगह क्या आ जाएगा बताओ, एरिया। डीए क्या है, इस छोटा सा सरफेस का एरिया, और इंटीग्रेशन कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, पूरे सरफेस का एरिया। तो पूरा सरफेस का एरिया क्या है, तो पूरा सरफेस क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। और स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है, 100% होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर कितना होगा। तो देखो ये सेंटर है, ये पॉइंट चार्ज है कि नहीं, क्यूब है। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा इस स्फीयर का। इस स्फीयर का रेडियस कितना है, आर। तो जानते हो पॉइंट चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। आता है कि नहीं आता है, आता है। तो देखो यहाँ पे ना, तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, यहाँ पे नेट फ्लक्स आ जाएगा, ई का वैल्यू रखो, इसको कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर 4 पाई कटा, तो फाई नेट इक्वल टू कितना आ गया बताओ, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया प्रूफ।